वेलकम टू वानी सर्स यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता ही है कि हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट किया, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन पढ़ा, परमिटेशन हमने कंप्लीट की, परमिटेशन पे जो बेस्ड एक्सरसाइज थी वो भी हमने कंप्लीट की। आज हम कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। कॉम्बिनेशन का जो इंट्रोडक्शन मैंने पहले लेक्चर में दिया हुआ है ऑलरेडी, परमिटेशन और कॉम्बिनेशन क्या होती है, परमिटेशन और कॉम्बिनेशन में डिफरेंस क्या होती है, वो मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है। लेकिन आज हम कॉम्बिनेशन को इन डिटेल पढ़ेंगे कि कॉम्बिनेशन क्या होती है। स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार याद दिलाता हूं कि परमिटेशन में हम क्या करते थे। जो परमिटेशन हमारी होती है ना, इट इज अ टू स्टेप प्रोसेस। परमिटेशन क्या है? ये टू स्टेप प्रोसेस है। इसमें पहले हम सिलेक्शन करते हैं चीजों को यहां पे हम पहले चूज करते हैं, फिर क्या करते हैं, फिर उनकी ऑर्डरिंग करते हैं, फिर उन्हें ऑर्डर देते हैं, दैट इज अरेंजमेंट फिर हम करते हैं। जैसे मैं सिंपल समझा दूं, अगर हमें से 4 ऑब्जेक्ट्स हो, 3 ऑब्जेक्ट्स हो हमारे पास एज ए बी सी। इन 3 ऑब्जेक्ट्स में अगर हमें 2 ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना हो, कितने ऑब्जेक्ट्स को? 2 ऑब्जेक्ट्स। पहले तो हम इसको ऐसे लिखते हैं 3p2। 3p2 से मतलब परमिटेशन ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स टेकन 2 एट अ टाइम, एज यू ऑलरेडी नो। दैट इज हम ऐसे करते हैं ए बी सी में 3 में से हमें 2 को चुनना है। पहला काम हम करेंगे सिलेक्शन का। हम 3 में से किन 2 को पहले चुनेंगे? किन 2 को चुनेंगे? सपोज हमने ए बी को चुना, सपोज हमने ए बी को चुना, किन में से? ए बी सी में से, गिवन 3 ऑब्जेक्ट्स में से। ये तो हो गया पहला काम, सिलेक्शन का काम। अब इसी सिलेक्शन को हम ऑर्डरिंग देंगे। ऑर्डरिंग से मतलब इन जिन 2 ऑब्जेक्ट्स को हमने सिलेक्ट किया, अब इन ऑब्जेक्ट्स की हम पोजीशन बदल बदल के डिफरेंट डिफरेंट परमिटेशंस बनाएंगे। जैसे पहली पोजीशन क्या थी? ए को हमने पहले रखा, बी को बाद में। अब इसी से हम और एक परमिटेशन बना सकते हैं। सिलेक्शन एक ही रहेगी, पहले कि हम बी को रखेंगे फिर ए को। आए ना बात समझ? एक ही सिलेक्शन से हमने कितनी परमिटेशंस बनाई? 2 परमिटेशंस। ऐसे सिमिलरली अगर हम बी सी को सिलेक्ट करेंगे तो बीसी से भी 2 परमिटेशंस बनेगी। एक तो हो गई बीसी खुद, जहां पे बी पहले सी बाद में, दूसरा बनाएंगे पहले सी बाद में बी। तो आ रही ना बात समझ में? लेकिन इसके कंपैरिजन में जो आपकी कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन इज ए सिंगल स्टेप प्रोसेस। इट इज ए सिंगल स्टेप प्रोसेस। कौन सी? कॉम्बिनेशन। परमिटेशन और कॉम्बिनेशन में मेन डिफरेंस यही है कि परमिटेशन इज एन ऑर्डर्ड सिलेक्शन। परमिटेशन में सिलेक्शन करते हैं हम लोग, फिर ऑर्डर देते हैं चीजों को। यहां पे सिर्फ सिलेक्शन की जाती है। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन, आप आंसर में बताएगा परमिटेशन इज एन ऑर्डर्ड सिलेक्शन। इन परमिटेशन ऑर्डर डज मैटर, बट कॉम्बिनेशन इज सिंपली सिलेक्शन, इट इज द चॉइस, it is an unordered selection. This is the main difference between permutation and combination. चलो मैं थोड़ा सा सिखाता हूं। सिंगल स्टेप प्रोसेस दैट इसमें हम सिर्फ सिलेक्शन करते हैं, सिलेक्शन ओनली। जैसे अगर इसी के कंपैरिजन में एक्स वाई जेड आपके पास हो, फिर आपसे पूछा जाए इन 3 ऑब्जेक्ट्स में से आप 2 ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करो, तो आप क्या करोगे? सपोज आपने एक्स वाई को सिलेक्ट किया। अगर आप इस एक्स वाई की आप अरेंजमेंट करोगे ना, सिस्टमैटिक ऑर्डर में रखोगे ना एक्स वाई को, जैसे पहले एक्स को रखा, फिर बाद में वाई को रखेंगे, फिर पहले वाई को रखेंगे, तो यहां पे ये दोनों चीजें एक जैसी होती है। यहां पे अनऑर्डर्ड सिलेक्शन, एक्स वाई जो यहां पे एक सिलेक्शन है, वाई एक्स इज सेम एज एक्स वाई। तो दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन कॉम्बिनेशन एंड परमिटेशन। आई होप इतना आपको समझ आया होगा। अब मैं आपको पहले ये सिखाता हूं परमिटेशन के लिए जो हम नोटेशन यूज करते थे, ये NPR की। इसका मतलब होता था कि हमें n चीजों में से r चीजों को सिलेक्ट करना है, दैट्स अरेंजमेंट करना है हमें। परमिटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट टेकन r एट अ टाइम। अगर हमें यहां परमिटेशन में से 10 में से 4 चीजों को सिलेक्ट करना हो, लेकिन उस सिलेक्शन में ओनली सिलेक्शन होगी, बिना ऑर्डर के सिलेक्शन होगी, तो इसको हम कैसे लिखते हैं? कॉम्बिनेशन वर्ड स्टार्ट्स विथ लेटर सी, तो यहां हम सी लेटर का यूज करते हैं। कॉम्बिनेशन से मतलब सिलेक्शन करनी है 10 चीजों में से। कितने चीजों की सिलेक्शन करनी है? 4 चीजें। तो 10C4 रिप्रेजेंट्स कॉम्बिनेशन
combination of 10 objects taken how many at a time? 10 ऑब्जेक्ट्स हमें गिवन है, लेकिन 10 में से हमें एट अ टाइम कितने ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है? टेकन 4 एट अ टाइम। इस चीज को ऐसे पढ़ा जाता है, कॉम्बिनेशन ऑफ 10 ऑब्जेक्ट्स टेकन 4 एट अ टाइम। अब जब आपसे कल क्वेश्चंस पूछे जाए काउंटिंग पे बेस्ड क्वेश्चंस, पहले आपको ये डिसाइड करना है वो जो क्वेश्चन है उस पर परमिटेशन वाला कंसेप्ट अप्लाई होगा या कॉम्बिनेशन वाला कंसेप्ट। आपको देखना क्या है, जो वो क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन में जो आपको काउंटिंग करनी है, आपको बस इतना करना है कि उस काउंटिंग में ऑर्डर मैटर करता है या नहीं करता है। अगर उस काउंटिंग में ऑर्डर मैटर करता हो तब आप परमिटेशन का यूज करोगे, अगर उस क्वेश्चन में ऑर्डर इमैटेरियल हो, उस ऑर्डर की कोई इंपॉर्टेंस नहीं हो, तो तब आप कॉम्बिनेशन वाला कंसेप्ट यूज करोगे। जैसे कि हमने ऑलरेडी एनपीआर के लिए कुछ फॉर्मूलाज पढ़ी है, इसी एनसीआर फॉर्मूला दैट मींस कॉम्बिनेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट अ टाइम, हम देखते हैं एनसीआर किसके इक्वल होता है। हम जो एनसीआर वाली फॉर्मूला आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यूज करेंगे, उस फॉर्मूला को हम डिराइव करेंगे, लेकिन यूजिंग एग्जांपल्स एंड यूजिंग एनपीआर फॉर्मूला। हम करते हैं फाइंड एनसीआर की वैल्यू किसके इक्वल होती है। यहां पे हम कोई डायरेक्टली प्रूफ नहीं दिखाएंगे, हम यहां एनपीआर फॉर्मूला का भी यूज करेंगे और कुछ एग्जांपल से आपको समझाएंगे कि एनसीआर की जिसके इक्वल होता है वो क्यों उसी के इक्वल होता है। चलो एक एग्जांपल से, बड़े मजेदार एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे। सपोज आपकी बर्थडे पार्टी, आपका बर्थडे है, आपको पार्टी देनी है दोस्तों को। से आपके 3 दोस्त हैं, 3 फ्रेंड्स है आपके, नेमली एक्स वाई एंड जेड, आपके 3 फ्रेंड्स हैं। लेकिन आपने अपने जेब की ओर देखा, आपने देखा लेकिन 3 के 3 फ्रेंड्स को मैं इनवाइट नहीं कर सकता, मेरा बजट उतना नहीं है, मैं बस 3 दोस्तों में से सिर्फ 2 दोस्तों को इनवाइट कर सकता हूं। लेकिन अब यहां पंगा ये है, किन 2 दोस्तों को मैं इनवाइट करूंगा आउट ऑफ दीज 3 फ्रेंड्स। अब आप सस्पेंस में पड़ गए, लेकिन आपने साथ ही में क्या किया, अपने रफ वे सिलेक्शन स्टार्ट करनी की कि किस किस को मैं बुला सकता हूं। 3 में से मुझे 2 दोस्तों को बुलाना है, तो आपने क्या किया, एक्स वाई जेड में से चलो मैं एक्स वाई को बुला सकता हूं, एक्स वाई, तो फिर यहाँ पे किसको छोड़ा, जेड फ्रेंड को। या आप खुद से बात कर रहे हो कि वाई जेड को मैं इनवाइट कर सकता हूं, एक्स को छोड़ दिया, या मैं एक्स जेड को इनवाइट करूंगा तो वाई को छोड़ूंगा। तो यहां पे आपको क्या करना था, 3 दोस्तों में से आपको 2 दोस्तों को सिलेक्ट करना था। लेकिन अगर आप कहोगे एक्स वाई को मैं इनवाइट करूंगा या वाई एक्स को, तो यहां इन दोनों सिलेक्शंस का मतलब एक ही है। चाहे आप कहो मैं आउट ऑफ एक्स वाई जेड में से एक्स वाई को इनवाइट करूंगा या आप कहोगे वाई एक्स को इनवाइट करूंगा, बात एक ही सेम है, दोनों की मीनिंग एक ही है। तो चाहे आप एक्स वाई लिखो या वाई एक्स, दोनों के लिखने की कोई जरूरत नहीं है, एक्स वाई लिखो या वाई एक्स तो एक ही बात है। सिमिलरली चाहे आप वाई जेड लिखो या जेड वाई, तो दोनों की मीनिंग ये है, तो एक्स जेड लिखो या जेड एक्स। तो दैट मीन्स जो आपके 3 फ्रेंड्स थे, 3 में से आपको 2 फ्रेंड्स को अगर इनवाइट करना हो, तो ये काम आप कितने तरीकों से कर सकते हो, कितने वेज से कर सकते हो, दैट इज इन टोटल 3 वेज। तो यहां ऑर्डर मैटर नहीं करता है, तो इसलिए यहां पे कौन सा कंसेप्ट यूज होगा, कॉम्बिनेशन वाला कंसेप्ट। तो यहां पे लिखोगे आप 3C2, 3C2 से मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स टेकन 2 एट अ टाइम, सिलेक्शन ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स टेकन 2 एट अ टाइम। जब हमें सिलेक्शन करनी हो 3 चीजों में से, कितने चीजों की, 2 चीजों की, तो वो हमें किसके इक्वल आए, कितनी सिलेक्शंस बन गई आउट ऑफ 3 टेकन 2 एट अ टाइम, दैट इज इक्वल टू 3। सो 3C2 आपका किसके इक्वल आया, 3 के। लेकिन इसके कंपैरिजन में अगर आपसे ये पूछा जाए, देयर आर 3 persons नेमली ए, बी एंड सी, 3 लोग हैं, इन 3 लोगों को क्या करना है, ये 3 लोग रेसिंग में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। किसमें, ये रेसिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, ये दौड़ लगाएंगे। ओके, दौड़ लगाएंगे तो ऑब्वियसली कोई फर्स्ट आएगा, कोई सेकंड आएगा, कोई थर्ड आएगा। लेकिन रेसिंग वालों ने क्या किया है, उन्होंने
प्राइस रखा है ओनली फर्स्ट 2 पोजीशंस के लिए। 3 लोग दौड़ लगा रहे हैं, लेकिन प्राइस जो है मिलेगा सिर्फ फर्स्ट 2 पोजीशन होल्डर्स के लिए। और ये भी लिखा है कि जो फर्स्ट पोजीशन होल्डर आएगा, फर्स्ट पोजीशन, उसको 10,000 रुपीज प्राइस मिलेगा, और जो सेकंड पोजीशन वाला होगा उसको 5,000 रुपीज मिलेगा, और जो थर्ड पोजीशन पे आएगा उसे कुछ नहीं मिलेगा। बात आ रही है समझ में? लेकिन अब आपसे पूछा जा रहा है, ये बताओ एबीसी जब दौड़ लगाएंगे, इन 3 में से किसको फर्स्ट पोजीशन मिल सकती है, किसको सेकंड पोजीशन का प्राइस मिल सकता है? तो आपने क्या किया, आपने लिखा कि ए बी हो सकता है, ए फर्स्ट पोजीशन पे आएगा, बी सेकंड पोजीशन पे, या बी सी हो सकता है, बी फर्स्ट पोजीशन पे आए, सी सेकंड, या आपने लिखा ए सी। तो 3 लोगों में से आपने जब दो लोगों को सिलेक्ट करना शुरू किया, तो आपको ए बी, बी सी, ए सी, ये आपकी 3 सिलेक्शंस बन गई। लेकिन यहां पे ऑर्डर मैटर करता है। क्यों? अगर कोई बंदा फर्स्ट पोजीशन पे आए, लेकिन आप उसको कहोगे कि आप सेकंड पोजीशन वाला प्राइज ले लो, क्या वो मानेगा? ऑब्वियसली नहीं। दूसरे पोजीशन वाला कहेगा मुझे फर्स्ट पोजीशन वाला प्राइज दे दो। तो यहां पे इंपॉर्टेंट है, ए बी से मतलब ए फर्स्ट पोजीशन पे आया, बी सेकंड पोजीशन, बी को सेकंड पोजीशन मिली। लेकिन ये भी हो सकता है ना बी ए से मतलब बी को ही फर्स्ट पोजीशन मिलेगी, ए को सेकंड पोजीशन। तो यहां पे हमने एक सिलेक्शन से कितने अरेंजमेंट्स बनाई, कितनी परमिटेशन बनाई? 2। ये तो हो गया था सिलेक्शन, लेकिन ये हो गया आपके अरेंजमेंट परमिटेशन। सिमिलरली बीसी का मतलब हुआ कि बी को फर्स्ट पोजीशन मिली है, सी को सेकंड पोजीशन। ये भी पॉसिबल है कि सी को ही फर्स्ट पोजीशन मिलेगी, बी को सेकंड पोजीशन मिलेगी, या ए सी से मतलब ए को फर्स्ट पोजीशन, सी को सेकंड पोजीशन, इस सी ही फर्स्ट पोजीशन पे आ सकता है, ए सेकंड पोजीशन पे। तो यहां पे ये वाला जो क्वेश्चन था, यहां पे भी हमें 3 लोगों में से 2 लोगों को चुनना था, लेकिन यहां पे ऑर्डर मैटर करता है। तो ऑर्डर मैटर करने से हमें आंसर कितना मिला कि हमने 3 लोगों में से जब हमें 2 लोगों को अरेंज करना था। अब मैं अरेंज वर्ड करूंगा यूज, बिकॉज अरेंज का मतलब हो ऑर्डर देन सिलेक्शन देन ऑर्डर। पहले हमने सिलेक्शन किया फिर ऑर्डर किया। तो टोटल कितने वे से ये काम किया? 6 वे से। तो जब भी ऑर्डर मैटर करता है हम इसको ऐसे लिखते हैं 3p2। 3 लोगों में से हमें 2 लोगों को अरेंज करना था, परमिटेशन फाइंड करना, वो किसके इक्वल आई? 6 के। सो 3p2 इक्वल्स टू 6, बट 3c2 इक्वल्स टू 3। 3p2 इक्वल्स टू 6 एंड 3c2 इक्वल्स टू 3। तो यहां पे मैं 3p2 और 3c2 में रिलेशंस देख रहा हूं। क्या रिलेशन देख रहा हूं? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं देखूंगा 3p2 इज ग्रेटर देन 3c2। 3p2 की जो वैल्यू है वो 3c2 के वैल्यू से ज्यादा है। क्या कभी 3p2 और 3c2 की वैल्यू इक्वल आ सकती है? एंड मैं ये लिखूंगा 3p2 को 3c2 के इक्वल लाने के लिए कौन सा बड़ा है? 3p2 की वैल्यू बड़े है ना, 6 है। 3c2 की वैल्यू कितनी है? 3 है। तो 3c2 की वैल्यू को हमें कुछ मल्टीपल करना है, डेट्स 2। 2 से मतलब 2 फैक्टोरियल में देखूंगा अभी। 2 भी लिख सकते हैं, 2 फैक्टोरियल, ये मैं आगे बताऊंगा क्यों 2 फैक्टोरियल। सो 3p2 डेट्स 6, ये इक्वल आएगा 3c2 के इक्वल तब जब मैं 2 फैक्टोरियल से मल्टीपल करूंगा, डेट्स 2 से या 2 फैक्टोरियल से। इतना अभी कंफर्म है। और एग्जाम्पल्स करते हैं। जो एनसीआर फॉर्मूला है उसको निकालने के लिए, वो किसके इक्वल होती है, क्यों होती है, उसको अच्छे से समझने के लिए और एक एग्जाम्पल एंड द लास्ट एग्जाम्पल, फिर आप इजीली जज कर पाओगे कि 3C एनसीआर किसके इक्वल होता है। सपोज अब आपका दोस्त है, आपका एक दोस्त है और उसके 5 फ्रेंड्स है। कितने? PQRST। P इज द फ्रेंड नेम ऑफ वन फ्रेंड, Q दूसरे फ्रेंड का नाम है, R तीसरे फ्रेंड का, S एंड ये उन 5 फ्रेंड्स के नाम है। लेकिन आपके इस फ्रेंड का बर्थडे आने वाला है और इस फ्रेंड की भी प्रॉब्लम आप जैसी है। ये 5 फ्रेंड्स में से 5 फ्रेंड्स को इनवाइट नहीं कर सकता, लेकिन ये कह रहा है कि 5 में से मैं 3 फ्रेंड्स को इनवाइट कर सकता हूं। कितने फ्रेंड्स को? 3। मेरा उतना बजट है कि 5 फ्रेंड्स में से मैं 3 फ्रेंड्स को इनवाइट कर सकता हूं। लेकिन अब इसकी प्रॉब्लम ये है कि किन 3 फ्रेंड्स को मैं इनवाइट करूं। और अब यही सोचने लगा तो इसने थोड़ा सा सिलेक्शन बनाना शुरू किया। तो ये कह रहा है कि मैं या तो PQRST में PQR को
इनवाइट करूंगा, दैट्स इन तीन को सिलेक्ट करूंगा, इन तीन फ्रेंड्स को। ये कह रहा है या तो मैं पी क्यू एस को सिलेक्ट कर सकता हूं, इनको इनवाइट कर सकता हूं, या पी क्यू टी को, आ रही ना बात समझ में, या ये कह रहा है कि मैं कर सकता हूं पी आर एस को, पी आर एस, पी को, आर को और एस को सिलेक्ट करूंगा, या कहता है पी आर टी को, ओके, या ये कहता है पी एस टी को सिलेक्ट करूंगा। ये अलग अलग सिलेक्शंस बना रहा है कि किन तीन फ्रेंड्स को मैं इनवाइट करूंगा बर्थडे पार्टी पे। या कह रहा है या मैं कर सकता हूं कि पी को छोड़ ही देते हैं, क्यू आर और एस को, या क्यू आर और टी को, आ रही ना बात समझ में, या क्यू एस टी को, या आर एस टी को। तो और कोई नई सिलेक्शन नहीं बनेगी। तो ये जो आपका फ्रेंड है जिसके 5 फ्रेंड्स से टोटल, ये 5 में से 3 फ्रेंड्स को इनवाइट करना चाहता है, ये कितने अलग अलग सिलेक्शंस की बन गई, 1 2 3 6 9 एंड 10। सो दैट मीन्स 5 फ्रेंड्स में से अगर इसको सिलेक्ट करना हो, सिलेक्ट ओनली 5C, कितने फ्रेंड्स को, 3 फ्रेंड्स को, तो वो कितने तरीकों से काम कर सकता है, कितनी सिलेक्शंस बनेगी उसके लिए, दैट इज 10। 5C 3 किसके इक्वल आया, 10। मैनुअली हमने देखा 1 by 1। अब यहां क्वेश्चन है, अगर ये पी क्यू आर को सिलेक्ट करेगा, इसके बदले लिखेगा क्यू पी आर, क्या ये 3 अलग फ्रेंड्स है, नहीं, इसमें भी क्यू है, इसमें भी क्यू, इसमें भी पी, इसमें भी पी, तो ये सेम। अब यहां फ्रेंड्स का नाम बदलने से, मतलब फ्रेंड्स के नाम की पोजीशन बदलने से नई सिलेक्शन नहीं बनेगी, दैट मींस इट इज एन अनऑर्डर्ड सिलेक्शन। यहां पे ऑर्डर का की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो यहां पी क्यू आर लिखो, क्यू पी आर लिखो, आर पी क्यू लिखो, इससे कोई मतलब नहीं। इस एग्जाम्पल के कंपैरिजन में अगर हम ये वाली एग्जाम्पल लेंगे, आप कितने 3 लेटर वर्ड्स बना सकते हो, आप कितने 3 लेटर वर्ड्स बना सकते हो यूजिंग द अल्फाबेट्स AEIOU। तो बताओ कितने 3 लेटर वर्ड्स आप लोग बना सकते हो यूजिंग द वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। आपको पता है अगर आपने कोई वर्ड बनाया AEI, इस वर्ड में आपने 3 अल्फाबेट्स का यूज किया AEI का, अगर आप इन्हीं 3 अल्फाबेट्स का यूज करोगे, सिलेक्शन सेम रखोगे, मतलब आप किसी अल्फाबेट को रिप्लेस नहीं करोगे दूसरे अल्फाबेट से, बस इन अल्फाबेट्स की पोजीशन बदलोगे, इनका ऑर्डर चेंज करोगे, लाइक दिस EAI इज द डिफरेंट वर्ड फ्रॉम AEI। सो यहां आप लिखोगे IAE। तो क्या हो रहा है यहां पे, अगर हम सिलेक्शन एक ही रखेंगे, बस उसी सिलेक्शन में ऑब्जेक्ट्स की पोजीशन बदल देंगे, ऑर्डर चेंज करेंगे, तो हमें नई नई परमिटेशन मिल रही है। तो दैट मीन्स इस क्वेश्चन में ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर मैटर करता है। इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता था, तो इसके लिए हमने पढ़ा है यहां पे परमिटेशन यूज होगा। 5 ऑब्जेक्ट्स में से हमें 3 ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है, 5P3। तो ये हमें पता है NPR होता है n फैक्टोरियल, दैट मीन्स 5 फैक्टोरियल, अपॉन में n माइनस r का फैक्टोरियल, दैट मीन्स 5 माइनस 3 का होल फैक्टोरियल। एंड इसको आप एक्सपेंड 5 टाइम्स 4 टाइम्स 3 टाइम्स 2 फैक्टोरियल, बिकॉज यू नो नीचे 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल बनेगा, 2 फैक्टर्स कैंसिल, 5 4 20, तो 60 वेज, दैट इज आपका 5P3 की वैल्यू क्या आई, 60। तो अगेन मैं देख रहा हूं 5P3 की जो वैल्यू है वो 5C3 की वैल्यू से ज्यादा है। अगेन मैं देख रहा हूं 5P3 की जो वैल्यू है विच इज ग्रेटर देन 5C3। एंड मैं ये थोड़ा देखना चाहता हूं कि 5P3 को अगर मैं 5C3 के इक्वल रखूं तो मुझे 5C3 में क्या मल्टीपल करना पड़ेगा, 10 में हम क्या मल्टीपल करेंगे, 60 बनेगा, सिंपली 6। दैट मीन्स इट इज 10, 6 को लिखा जा सकता है 3 फैक्टोरियल, बिकॉज 3 टाइम्स 2 टाइम्स 1 आएगा। तो एंड में देख रहा हूं 5P3 इक्वल्स टू 3 फैक्टोरियल टाइम्स 5C3। अब देखो ये जो अभी तक हमने ऑब्जर्वेशंस की, ये एग्जांपल्स, ये हमें क्या बताती है। पहले तो इतना कंफर्म हुआ अगर n और r सेम रखा जाए p और c केस में, NPR ऑलवेज NCR से बड़ा होगा। और दूसरी बात देखो, हमने व्हाट वी ऑब्जर्व्ड ऑब्जर्वेशन पहली क्या है, 3P2 आपके 3C2 के इक्वल तब बनती है जब आप इसको 2 से मल्टीपल करो या 2 फैक्टोरियल से। आपका
ये देख रहा हूं मैं, खुद नहीं, ये देख रहा हूं मैं जो अभी तक पढ़ा, 5p3 तब 5c3 के इक्वल बनेगा जब आप 5c3 को 3 फैक्टोरियल से मल्टीपल करोगे। देखो 3p2 3c2 के इक्वल तब बना, देखो 3 रहा c, तो किससे मल्टीपल करना, 2 फैक्टोरियल से। ये देखो इससे कुछ रिलेवेंट है। 5p3 5c3 के इक्वल कब बना, जब हमने 5c3 में क्या मल्टीपल किया, 3 फैक्टोरियल। तो सिमिलरली मैं कह सकता हूं, सिमिलरली अगर मेरा np4 होता, अगर मेरे पास np4 हो, np4 की वैल्यू मैं निकालूंगा, ये तब बनेगा nc4 के इक्वल जब मैं nc4 में क्या मल्टीपल करूंगा, 4 मल्टीपल नहीं करना है, 4 फैक्टोरियल मल्टीपल करना है। सिमिलरली अगर np5 मेरे पास हो, ये nc5 के इक्वल तब आएगा जब मैं किससे मल्टीपल करूंगा, 5 फैक्टोरियल से। तो इन जनरल मुझे बताओ बेटा, NPR आपका NCR के इक्वल कब होगा, जब हम NCR को किसके फैक्टोरियल से मल्टीपल करेंगे, R फैक्टोरियल से। एंड दिस इज द मेन रिलेशन वी नीडेड। सो NPR आपका NCR के इक्वल कब होता है, जब आप NCR को R फैक्टोरियल से मल्टीपल करोगे। तो इट इंप्लाइज दैट NPR आपका बनेगा NCR के इक्वल जब आप इस NCR को R फैक्टोरियल के मल्टीपल करोगे। अब थोड़ा हमें NCR की वैल्यू चाहिए। ये NCR में R फैक्टोरियल क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये मल्टीप्लिकेशन में यहां, तो जब इसको लेफ्ट साइड में लाएंगे तो ये डिवाइड होगा। ओके, तो आपका NCR बना NPR अपॉन R फैक्टोरियल के। एंड यू नो NPR की वैल्यू आपको पता है, NPR किसके इक्वल होता है, N फैक्टोरियल अपॉन में इन दो की डिफरेंस का फैक्टोरियल, दैट्स N माइनस R का होल फैक्टोरियल, एंड होल डिवीजन में क्या है बेटा, ऑलरेडी R फैक्टोरियल, एंड दिस इज योर NCR। ओके, यह मैं थोड़ा मिटा देता हूं। यहां से हम लोग कंटिन्यू करेंगे यहां पे। तो देखो, ये तो 1 2 3 चीजें हैं ना डिवीजन में, जिसका कुछ डिवीजन है उसका 1 होता है। आप लोगों ने बार बार ये चीज यूज की होगी, 1 2, जब 4 चीजें डिवीजन में एक बार, जो फर्स्ट 2 चीजें होती है वो ऐसी ही रहती है। इट एम्प्लाइज दैट N फैक्टोरियल अपॉन में N माइनस R का होल फैक्टोरियल, ये जो थर्ड और फोर्थ डिवीजन है इसका रेसिप्रोकल यहां पे मल्टीपल होगा। R फैक्टोरियल अपॉन 1 का रेसिप्रोकल यहां पे मल्टीपल होगा। R फैक्टोरियल अपॉन 1 का रेसिप्रोकल क्या है बेटा, 1 अपॉन R फैक्टोरियल इज इक्वल टू NCR। तो अब हमें NCR की वैल्यू मिली। अब मैं क्या करूंगा, सिंपली NCR को लेफ्ट साइड में लिखूंगा, इस चीज को राइट साइड में लिखूंगा, N फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 1 आपका N फैक्टोरियल बनेगा। आपके डिवीजन में आया N माइनस R का होल फैक्टोरियल इंटू R फैक्टोरियल, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला फॉर कॉम्बिनेशन। NCR आपका किसके इक्वल होता है, N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस R का होल फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय R फैक्टोरियल। आज के बाद जो भी आपका कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन आएगा उसमें अगर आपका N 10 हो, R आपका 3 हो, तो 10CR जब आपको पता करना हो तो आप ये वाली फॉर्मूला का यूज करोगे। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ये R फैक्टोरियल एक्स्ट्रा क्यों आया, देखो यहां क्या हमें कहता है, N में से आपको कितनी चीजों को सिलेक्ट करना, R चीजों को। सपोज फिर से मैं एक बार थोड़ा समझा देता हूं, अगर आपके पास A B C D 4 चीजें हो, 4 चीजों में से आपको अगर 2 चीजों को सिलेक्ट करना हो या 3 चीजों को, से सपोज 3 चीजों को, ABCD में से 4 ऑब्जेक्ट्स आपके पास है ना, या अब आपकी चॉइस है किन 3 चीजों को आप फॉर टाइम बीइंग के लिए सिलेक्ट करोगे। चलो मैं मानता हूं मैं A को, B को और D को सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्शन ABD, अगर मैं इसमें से बस सिलेक्शन की बात करूं, 4 में से हमें 3 ऑब्जेक्ट्स को कितने तरीकों से एक टाइम में मैं सिलेक्शन एक ही कर सकता हूं, तो सिलेक्शन ABD हो गई। लेकिन इसी सिलेक्शन से अब मैं C को यूज नहीं करूंगा, अब मैं किसी लेटर को फॉर टाइम के लिए बदल दूंगा नहीं, इसी सिलेक्शन से देखो कितनी परम्यूटेशंस बनेगी। ABD एक हो गई, ADB दूसरी हो गई ना, BAD एक और एक हो गई, BDA और एक बनेगी, और कौन सी है, DBA और DAB। तो कितनी परम्यूटेशंस बनी सिर्फ एक सिलेक्शन से, 1 2 3 4 5 6।
तो 4 में से आपको कितने ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना था? 3। अगर हम 3 ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करेंगे, उसी एक सिलेक्शन से हम 3 फैक्टोरियल परम्यूटेशंस बना रहे हैं। 3 फैक्टोरियल का मतलब 6, देखा ना आपने, 3 फैक्टोरियल परम्यूटेशंस। इसलिए जब हम इनको, अगर हम NPR फॉर्मूला लगाते, लेकिन इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता, तो हमें कितनी डुप्लीकेट परम्यूटेशंस मिलेंगे? जब हमें 3 ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना था तो 3 फैक्टोरियल डुप्लीकेट। तो हम कहते हैं कि 3 फैक्टोरियल हमें रिपीटेड लाइक परम्यूटेशंस, हमें डिस्टिंक्ट सिलेक्शंस मिलनी चाहिए। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, 4C3 में हम क्या कर रहे हैं, इसको 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर रहे हैं। दैट्स, हमने लिखा 4C3 इक्वल्स टू 4P3, ये 4P3 के इक्वल होता है, लेकिन 3 फैक्टोरियल से डिवाइड, बिकॉज जब भी हम 4 चीजों में से 3 चीजों को सिलेक्ट करेंगे, उस एक सिलेक्शन से हमें 6 लाइक सिलेक्शंस बनेंगी। उन 6 लाइक सिलेक्शंस को एक सिलेक्शन हम काउंट करने के लिए हम 6 से डिवाइड करते हैं, दैट्स 3 फैक्टोरियल से। यही यहाँ पे कहता है, अगर हमें n चीजों में से r चीजों को सिलेक्ट करना हो, जब आप n चीजों में से r चीजों को सिलेक्ट करोगे, फिर आप अगर उस r एक सिलेक्शन, जिस सिलेक्शन में r ऑब्जेक्ट्स होंगे, उस एक सिलेक्शन से आप r फैक्टोरियल परम्यूटेशंस बनाओगे। लेकिन हमें एक ही सिलेक्शन चाहिए ना, इसलिए हमने क्या किया, NPR में r फैक्टोरियल से डिवाइड किया, बिकॉज जब r फैक्टोरियल आपके पास लाइक सिलेक्शंस होंगे, हमें एक ही सिलेक्शन को काउंट करना है, तो इसलिए r फैक्टोरियल से डिवाइड। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि NCR इसके इक्वल क्यों होता है। हम कुछ स्पेसिफिक नंबर्स पुट करके देखते हैं क्या मिलेगा हमें। When r इज इक्वल टू 0, जब r की वैल्यू 0 रखेंगे इसमें, तो देखते हैं क्या मिलेगा। NC0 इज इक्वल टू n फैक्टोरियल ही रहेगा, सिर्फ r की जगह 0 लिखना है। n माइनस r का होल फैक्टोरियल, दैट्स n माइनस 0 का होल फैक्टोरियल, मल्टीप्लाइड में r की जगह 0 फैक्टोरियल। इट एम्प्लाइज दैट NC0 आपका आएगा n फैक्टोरियल। देखो ये फैक्टोरियल बाहर है, अंदर जस्ट 2 नंबर्स को डिफरेंट माइनस करना है। n माइनस 0 आपका n बनेगा, लेकिन इसके साथ फैक्टोरियल है। यू नो 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, आपका ये n फैक्टोरियल कैंसिल आउट होगा, तो इट एम्प्लाइज दैट NC0 इक्वल्स टू 1। तो आज के बाद आप क्या याद रखोगे, NC0 की वैल्यू 1 होती है। अब यहां थोड़ा समझते हैं कि NC0, देखो n सर इतना तो हमें समझ में आया, NCR का मतलब होता है कि n में से r चीजों को सिलेक्ट करना। लेकिन सर अगर आप 5C0 लिखोगे, इसका मतलब हुआ 5 चीजों में से हमें किसी चीज को नहीं सिलेक्ट करना। सर ये कैसे 1 के इक्वल हुआ? 5 चीजों में से हमें किसी को सिलेक्ट नहीं करना, ये कैसे 1 के इक्वल आएगा? बिकॉज सर हमने अभी देखा NC0 की वैल्यू 1 है। अगर आपके पास से ABCDE 5 अल्फाबेट से, और आपसे पूछा जा रहा है आप ऐसे वर्ड्स बनाओ जिन वर्ड्स में कोई अल्फाबेट नहीं होगा, दैट मीन्स आपको से आपके 5 फ्रेंड्स है और आपको 5 फ्रेंड्स में से किसी को इनवाइट नहीं करना है। ये काम आप कितने तरीकों से कर सकते हैं? सर ये तो क्या हुआ, इसका मतलब हो 5C0, लेकिन ये फॉर्मूला कहती है 5C0 इक्वल्स टू 1। देखो कैसे होता है, 5 में से किसी को सिलेक्ट नहीं करना, 0 फ्रेंड्स को सिलेक्ट करना। आप दैट मीन्स का मतलब ये हुआ 5 में से हमें सबको छोड़ना है, किसी को नहीं चुनना। किसी को ना चुनना, ये आप कितने तरीकों से कर सकते हो? एक ही तरीके से कर सकते हो ना, कि 5 फ्रेंड से आपके 5 में से किसी को नहीं चुनना, सबको छोड़ना कितने बार आप कर सकते हो? एक ही बार कर सकते हो। तो यही होता 5C0 इक्वल्स टू 1 मीन्स 5 में से किसी को नहीं चुनना। ये काम हम सिर्फ एक तरीके से कर सकते हैं, दैट्स व्हाई NC0 आपका 1 होता है। चलो इसी फॉर्मूला में आप क्या करते हैं हम लोग, अगर हम NC0 हमारा 1 है, हम देखेंगे when r इक्वल्स टू n, अगर कभी r इक्वल टू n हुआ, जैसे हमारे होता था परम्यूटेशन में से n को चुनना, 10 में 10p10 हमारा 10 फैक्टोरियल होता था, npn हमारा n फैक्टोरियल होता था। हम देखते हैं यहाँ पे NCN किसके इक्वल होगा, r इक्वल्स टू n। सो हमारी फॉर्मूला बनेगी NCN, दैट्स n फैक्टोरियल। क्या करना है, r की जगह n लिखना है, n माइनस
आर की जगह क्या लिखना है, एन का होल फैक्टोरियल। यहाँ पे आपका आर है, वहाँ पे भी एन फैक्टोरियल। इसको हम लोग सिंपलीफाई करते हैं, एन सी एन इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल, एन माइनस एन यू नो दैट 0 फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल। एन फैक्टोरियल से कैंसिल आउट, इट implies that n c n equals to 1 upon 0 factorial, you know that's 1, so it implies that n c n होता है 1 के। That means अगर आपके 5 फ्रेंड्स हैं और आपको 5 फ्रेंड्स में से पाँच के 5 आपके पास अब बजट इंक्रीज हो, आपके पास पैसे आ गए, आप कहता है इस वाली बर्थडे पार्टी में मेरे जो 5 फ्रेंड्स थे, मैं 5 के 5 फ्रेंड्स को इनवाइट करूंगा, सबको इनवाइट करूंगा, बहुत बढ़िया खाना खिलाऊंगा। लेकिन अब यहाँ पे आपने फिर से रफ करना शुरू किया कि मुझे 5 में से 5 फ्रेंड्स को चुनना है, मैं ये काम कितनी अलग अलग तरीकों से कर सकती हूँ। अगर आपके फ्रेंड्स का नाम है पी क्यू आर एस एंड टी, आप कह रहे हो मुझे पी को भी इनवाइट करना है, क्यू को भी, आर को भी, एस को भी, टी को भी। अगर मैं ये लिखता पी आर एस क्यू टी, क्या मैंने किसी और को इनवाइट किया? नहीं। आपको, आपके पास अगर 5 फ्रेंड्स हो, आपको 5 के 5 फ्रेंड्स को इनवाइट करना हो, तो ये काम भी आप एक ही तरीके से कर सकते हो। दैट्स व्हाई एन सी एन इक्वल्स टू 1। सो कॉम्बिनेशन में अगर आपको n ऑब्जेक्ट्स में से n ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना हो, तो ये काम भी आप एक ही तरीके से कर सकते हो। 10 आज के बाद ये आप क्या रखोगे यार, NC0 और NCN की वैल्यू सेम होती है, और वो किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल। NC0 भी 1 के इक्वल होता है और NCN भी 1 के इक्वल होता है। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि NCR किसके इक्वल होता है और ये क्यों इसके इक्वल होता है। और आज के बाद अब NC0 1 के इक्वल होता है, NCN भी 1 के इक्वल होता है, ये याद रखोगे। और अगर आपको कहीं पे भी इस टॉपिक में कुछ कंफ्यूजन हुआ हो तो कमेंट करना मत भूलिएगा। लेकिन अगर आपको अच्छे से समझ में आया हो तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अगले लेक्चर में हम कॉम्बिनेशन की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और फिर हम एक्सरसाइज कंटिन्यू। थैंक यू।